हेलो स्टूडेंट, प्रदीप गिरी अपडेट पे आपका स्वागत है। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ एटम एंड न्यूक्लिया। एटम एंड न्यूक्लिया। तो ऑलरेडी हमारे ये चैप्टर अच्छे से डिटेल में स्टडी हो चुका है। उसमें हम बेसिक या थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, उसका ओवरलुक करेंगे एंड देन हम PYQQ और चलेंगे। ठीक है, तो पहला हम इंट्रोडक्शन पे आते हैं। इंट्रोडक्शन एटम्स। एटम्स हमें पता है, एटम्स एक एलिमेंट का छोटा सा जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहते हैं। हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और रिवॉल्व इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो वो छोटा सा एटम, ये हमें पता है। और न्यूक्लिया जो हमने स्टडी किया, एटम किससे बनता है? न्यूक्लियस और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। उसके सराउंडिंग में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, तो अब पहला जो एटम का मॉडल बनाया गया है वो थॉमसन ने बनाया था, जिसे हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, जिसमें हमने कहा था कि एक क्लाउड होता है पॉजिटिव चार्ज का और उसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड रहते हैं। ये सिंपल मॉडल था, लेकिन ये सिर्फ आयन कैसे बनता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, मीन्स पॉजिटिव आयन बन गया, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर दिया तो निगेटिव आयन बन गया। बस यही थेरी ये प्रूव कर सकता था, इसलिए ये मॉडल फेल हो गया। बाकी सारे थेरीज़ को ये प्रूव नहीं कर पाया। देन उसके बाद अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो हमने सीखा है, रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में ही अल्फ़ा स्कैटरिंग पहले एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक गोल्ड फॉइल पे अल्फ़ा पार्टिकल को बम्बार्ड किया गया। एक गोल्ड फॉइल पे अल्फ़ा पार्टिकल को बम्बार्ड किया, उसका जो रिज़ल्ट आया कि बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल अनडेविएटली पास हो जाते हैं, बहुत थोड़े 1 डिग्री से डेविएट होते हैं और निगलिजिबल वापस आ जाते हैं। उसका रिज़ल्ट जो आया उसको रुदरफोर्ड ने कंक्लूड किया, और रुदरफोर्ड ने एक मॉडल बनाया कि उसने कहा कि न्यूक्लियस सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन उसके वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। 90% ऑफ मास कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में रहता है, और इलेक्ट्रॉन उसके सराउंडिंग में रिवॉल्व करते हैं। तो ये मॉडल सबसे अच्छा वाला मॉडल था, रुदरफोर्ड वाला मॉडल। लेकिन इसमें भी कुछ खामियां थी कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, मीन्स चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करता है, तो वो कंटिन्यूसली क्या करेगा? एनर्जी रेडिएट करेगा, कंटिन्यूसली एनर्जी, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड पार्टिकल है। तो इसका जो स्पेक्ट्रम आएगा वो कंटिन्यूस आना चाहिए, वो कंटिन्यूस आ रहा है, लेकिन इसमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हमें नहीं मिलता। देन दूसरा, अगर ये कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट हो रहा है तो ये स्पाइरल पाथ फॉलो करके ये कोलैप्स हो जाएगा न्यूक्लियस के ऊपर और एटम फिनिश हो जाएगा। तो ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ये रुदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए रुदरफोर्ड मॉडल भी क्या हो गया? फेल हो गया। तो ये हमें पता है। उसके बाद आया, इसी मॉडल को एनहांस किया वापस नए थेरी से बोर्स ने। तो बोर्स ने हमें क्या कहा? 3 पोस्टुलेट हमें कहा बोर्स ने। पहला पोस्टुलेट कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, और सर्कुलर ऑर्बिट जिसमें सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब दूसरा पोस्टुलेट क्या है? इलेक्ट्रॉन स्टेबल ऑर्बिट में घूमेंगे। कौन सा स्टेबल ऑर्बिट होगा? उसी ऑर्बिट में घूम सकते हैं जिसका एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2π होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, जिसका एंगुलर मोमेंटम है, उसी में इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को सर्टन ऑर्बिट में घूमने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा। और थर्ड पोस्टुलेट क्या है हमारा? अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट में जंप करता है, हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट में जंप करता है, तो वो क्या करेगा? एनर्जी या फोटोन रिलीज करेगा। वो फोटोन कितना होगा? डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल, डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल दैट इज E2 - E1 इज इक्वल टू h न्यू। ये भी हमने स्टडी किया है। ठीक है, तो ये था बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब बोर्स और एटॉमिक मॉडल जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज आते हैं, लाइक रेडियस ऑफ ऑर्बिट। कौन सा है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट हमें सीखना है, तो वो फॉर्मूला आपका याद होना चाहिए, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। दैट इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट हमें पता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। तो इस टाइप के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। देन इसके बाद दूसरा फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। वेलोसिटी के बारे में हमने स्टडी किया है। देन बाइंडिंग एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, मोमेंटम है, फ्रीक्वेंसी है, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो वो सारे फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, लीनियर मोमेंटम से लेके सारे फॉर्मूले। ठीक है, देन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, ये सारे फॉर्मूले भी आपको याद रखने होंगे। तो बोस थ्योरी में भी कुछ लिमिटेशन आए थे।
ओके। बोर्स थ्योरी में क्या लिमिटेशन आएगी कि ये सर्टन कंडीशन क्यों दिया गया, ये सर्टन कंडीशन क्यों दिया गया। तो पहला तो लिमिटेशन ये था कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में क्यों घूमेंगे, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का यूज़ किया था, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस यूज़ किया था, ठीक है। इसके बाद इसी बोर्स थ्योरी से हमने स्टडी किया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की अगर इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, ठीक है, तो हमें वेवलेंथ मिलता है। तो वेव नंबर से हमने स्टडी किया था, वेव नंबर इज़ नथिंग बट 1/λ, एंड वो जो फॉर्मूला है वेव नंबर का दैट इज़ आर 1/n1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/n2 स्क्वायर, ये आपको पता है। अब जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा या हायर ऑर्बिट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जंप करेगा तो हमें अलग अलग सीरीज़ मिलती है। तो पहली सीरीज़ होती है लाइमन सीरीज़, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन सेकेंड से फर्स्ट पे जंप करेगा या थर्ड से फर्स्ट पे जंप करेगा, या फिर पहले फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप करता है या फर्स्ट एनर्जी लेवल पे जंप करता है, कहाँ से, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड इन्फिनिटी से, तो वो लाइमन सीरीज़ होता है। अगर सेकेंड एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो बाल्मर सीरीज़ मिलता है। सिमिलरली पास्चन, ब्रैकेट और पी फंड, ऐसे हमें 5 सीरीज़ का स्टडी हमने किया है। उसके लिए हमें n1 का वैल्यू याद रखना है, n1 किसके लिए, और n2 का वैल्यू याद रखना है। अब उसके बाद हमें ये भी याद रखना है कि लाइमन सीरीज़ ये अल्ट्रा वायलेट रेंज में होता है, किसमें, कौन से रेंज में होता है, अल्ट्रा वायलेट रेंज में होता है। बाल्मर सीरीज़ विजिबल रेंज में होता है, और बाकी के 3 हैं वो इंफ्रारेड में होते, बाकी के 3 इंफ्रारेड में। पास्चन सीरीज़ नियर इंफ्रारेड, ब्रैकेट सीरीज़ मिडल इंफ्रारेड, और पी फंड सीरीज़ फार इंफ्रारेड। तो ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है, कौन सा रीजन में होगा, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल और ये तीनों इंफ्रारेड रीजन में रहेंगे, ठीक है। तो ये आपको स्टडी करना ज़रूरी है। उसके बाद हमने रेडियो एक्टिविटी का स्टडी किया था, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, ये आपने केमिस्ट्री में सीखे हैं, वैसे फिज़िक्स में भी सीखे, तो वो आपको स्टडी करना होगा। न्यूक्लियर रिएक्शन, देन अल्फ़ा, बीटा, गामा, ये स्पॉन्टेनियस इमिशन, रेडियो एक्टिविटी, ये कंसेप्ट हमने सीखा है, फार्मूला भी स्टडी किया है, n = n0, n = रेडियो एक्टिविटी का फार्मूला n = n0 e⁻⁻ λt वाला फार्मूला भी हमने स्टडी किया है, तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। देन हाफ लाइफ पीरियड वाला फार्मूला, ये सारे फार्मूले अगर आप अच्छे से याद कर लोगे तो ये चैप्टर आप लोग ईजी आ जाएगा। तो इतने ही कंसेप्ट इसमें है, ओके। बाकी थेरोटिकल पार्ट अल्फ़ा, बीटा, गामा, डी के है। अल्फ़ा डी के में क्या होता है, गामा और बीटा डी के में, वो आपको याद रखना पड़ेगा, ओके। अब इसके बाद ये हो गया इसका शॉर्ट रिवीजन। अब इसके बाद हम आते हैं PYQs पे, ठीक है, PYQs पे। तो देखो क्या कहा है, पहला, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ एन अल्फा पार्टिकल फायर एट द न्यूक्लियस विद द काइनेटिक एनर्जी K is R0. The distance of the closest approach when alpha particle is fired at the same nucleus with the kinetic energy 2K will be, kinetic energy 2K will be, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है कि एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है, उसके ऊपर हम अल्फ़ा पार्टिकल को फायर कर रहे हैं, उसके ऊपर हम अल्फ़ा पार्टिकल को क्या कर रहे हैं, फायर कर रहे हैं। अब अल्फ़ा पार्टिकल के पास कितनी एनर्जी है, K इतनी काइनेटिक एनर्जी है, तो वो कितने डिस्टेंस पे जाएगा, R0 इतने डिस्टेंस पे जाएगा। अब द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच व्हेन अल्फ़ा पार्टिकल इज फायर एट द सेम न्यूक्लियस विद द काइनेटिक एनर्जी 2K। अब हमने क्या किया, इसकी काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दिया 2K। अब अल्फ़ा पार्टिकल को फायर किया, अब ये कितने डिस्टेंस पे जाएगा ये हमें पता लगाना है। अब ये कितने डिस्टेंस पे जाएगा ये हमें पता लगाना है। तो ऑब्वियसली एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, U इज़ इक्वल टू, या काइनेटिक एनर्जी U इज़ इक्वल टू 1/4πε0 2ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय R0। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R0। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R0। अब देखो पहली एनर्जी कितनी थी, पहली एनर्जी K थी, पहली एनर्जी K थी, तो फर्स्ट एनर्जी K के लिए डिस्टेंस कितना है, R0। अब
नेक्स्ट एनर्जी क्या होगी 2k। सो फॉर 2k हम कहेंगे कि डिस्टेंस होगा r0 डैश। अभी इस r0 डैश को हमें फाइंड आउट करना है, r0 डैश को हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दोनों को क्या देते डिवाइड कर देते। तो डिवाइड करने पे k डिवाइडेड बाई 2k इज इक्वल टू 1/r0 डिवाइडेड बाई 1/r0 डैश, दैट इज r0 डैश अपॉन r0। तो ये कट हो जाएगा के, एंड देयरफॉर ये r0 यहाँ आ जाएगा, r0/2 इज इक्वल टू r0 डैश। तो r0 डैश का वैल्यू कितना आया r0/2, r0/2। तो ऑप्शन देखते हैं, देखो पहला ऑप्शन r0/2, तो ये ऑप्शन जो है हमारा वो ऑप्शन करेक्ट है, r0/2। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सम पे। नेक्स्ट सम क्या कहा है, व्हेन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी v bombard on a heavy nucleus of a charge Zd, okay, its distance of closest approach from the nucleus depend on the m as। अब क्या हो रहा है, हमारे पास अल्फा पार्टिकल है जिसका मास क्या है m है, वेलोसिटी v है, ओके उसको हमने हेवी न्यूक्लियस जिसके ऊपर चार्ज कितना है Zd, उसके ऊपर क्या कर दिया बम्बार्ड कर दिया। तो जब वो डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच होगा, वो डिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, मीन्स आर का वैल्यू हमें वंस अगेन फाइंड आउट करना है। हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, आर का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो अब देखो क्या था, अल्फा पार्टिकल इनिशियली स्टेशनरी था, अल्फा पार्टिकल इनिशियली क्या था स्टेशनरी था। तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी जब हम फायर करेंगे तो वो, या फिर हमने उसको फायर कर दिया, ठीक है। अब देखो अब अल्फा पार्टिकल को हमने फायर कर दिया, अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी। जैसे जैसे वो न्यूक्लियस के पास आएगा वैसे वैसे वो स्टॉप होता जाएगा। जब ये स्टॉप होगा यहाँ तो उसके पास क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में। तो अब हमें जो फॉर्मूला यूज़ करना है दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी जब वो फाइनली रुक जाएगा, क्लोजेस्ट अप्रोच होगा तब, ओके तो ये फाइनली जब पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अल्फा पार्टिकल जिसका मास m है, वेलोसिटी v है, इसलिए फॉर्मूला क्या आएगा काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल हेवी न्यूक्लियस ऑफ चार्ज Zd, और हमारे पास दूसरा है अल्फा पार्टिकल। तो अब हम लिखेंगे अल्फा पार्टिकल के लिए 2Ze², क्योंकि अल्फा पार्टिकल है इसलिए 2Ze आ गया, ठीक है 2Ze² एंड 4πε0 r0, 4πε0 r0, ठीक है। अब हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो सारे टर्म और r0 को यहाँ लेके आएंगे, r0 को हम यहाँ लेके आएंगे, बाकी सारे टर्म उस तरफ चले जाएंगे, ये कट हो जाएगा, ठीक है। सो r0 यहाँ आ गया, Ze² डिवाइडेड बाय 4πε0 m, m नीचे आ गया और ये v² भी नीचे आ गया। तो बाकी अगर सारे टर्म कांस्टेंट है तो हम कहेंगे r0 इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m, क्योंकि m के टर्म में हमें फॉर्मूला चाहिए था। तो देखो पहला है m², दूसरा है m, तीसरा है हमारा 1/m, तो ये आंसर हमारा करेक्ट होगा 1/m, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो क्या कहा है हमें, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम n इज इक्वल टू 4 लेवल टू n इज इक्वल टू 1 लेवल, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस बाय, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस बाय। चलो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, बोर्ड्स का सेकेंड पोस्टुलेट क्या कहा है हमें, L इज इक्वल टू NH/2π। तो फोर्थ लेवल के लिए फॉर्मूला क्या होगा, फोर्थ लेवल के लिए फॉर्मूला होगा L इज इक्वल टू 4h/2π, एंड दूसरा
फर्स्ट लेवल के लिए फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट लेवल के लिए फॉर्मूला होगा L इज इक्वल टू, ये इसको L4 कहते हैं, इसको L1 कहते हैं, h/2 क्योंकि n का वैल्यू यहाँ 1 है और यहाँ n का वैल्यू 4 है। देन हमने क्या कहा है, एंगुलर मोमेंटम कितने से चेंज होगा, जब वो जंप करेगा 4 to 1 में जंप करेगा, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू L4 माइनस L1, L4 माइनस L1। तो अब L4 का वैल्यू 4h/2 माइनस h/2, तो 4 में से एक माइनस किया तो कितना होगा 3h/2। तो आंसर है हमारा सी, दैट इज 3h/2 करेक्ट होगा, 3h/2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट सम, अब नेक्स्ट सम जो हमें दिया गया है, द एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ए, what will be the area of electron orbit corresponding to the first excited state, corresponding to the first excited state। तो अब हमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए एरिया क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। द एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट फॉर द ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट का एरिया हमें दिया गया है ए, तो जब वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो उस ऑर्बिट का एरिया कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि रेडियस, ठीक है, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ठीक है। और एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम बोलते हैं कि एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो हम कहेंगे कि एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एन स्क्वायर। अगर ये आर के स्क्वायर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n⁻⁴, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n⁻⁴। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अब दो हमारे पास एरिया है, एक इनिशियल और एक फाइनल एरिया, एक इनिशियल और फाइनल एरिया, या फिर एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट का एरिया हमारे पास है। तो एरिया फॉर ग्राउंड स्टेट, area for ground state and area for excited state, area for excited state, area for ground state, area for ground state। तो ground state is equal to, हमें क्या दिया गया है इसमें, ओके, तो ground state n excited state to the n ग्राउंड स्टेट रेस टू 4, ग्राउंड स्टेट रेस टू 4। कौन सा एक्साइटेड सेकेंड एनर्जी लेवल एन नंबर क्या है, ग्राउंड स्टेट के लिए 1 होगा और इसके लिए 2 होगा, रेस टू 4, रेस टू 4। ग्राउंड स्टेट मीन्स 1 और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मीन्स एन का वैल्यू 2 होगा, ठीक है। तो अब ए ई एक्साइटेड स्टेट, एरिया ऑफ ग्राउंड स्टेट ए इज इक्वल टू, ये होगा 16, 2⁴ 16, देयरफॉर एरिया ऑफ एक्साइटेड स्टेट ऑर्बिट इज 16a, कितना आया 16a। तो देखो एरिया सी जो ऑप्शन है हमारा 16a वो करेक्ट होगा, 16a करेक्ट होगा। ग्राउंड स्टेट के लिए 1 होता है n का वैल्यू और एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n का वैल्यू 2 होता है। नेक्स्ट सम, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ बोर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ये सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी दोनों में रिलेशन हमें पता है कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी, ये भी लिख सकते हैं, या काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टोटल एनर्जी, कुछ भी लिख सकते हो। तो अब जो आंसर आएगा दैट इज काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -1/1, -1/1। तो ऑप्शन हमारा जो बी है 1:2 -1 ये करेक्ट है, 1:2 -1 करेक्ट है। नेक्स्ट सम हमें दिया गया है, फॉर हाइड्रोजन एटम द एनर्जी ऑफ रेडिएशन इमिटेड इन द ट्रांजिशन फ्रॉम फोर्थ एक्साइटेड स्टेट टू द
सेकेंड एक्साइटेड स्टेट अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी इज। अब देखो ट्रांजिशन कहाँ हो रहा है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट टू द फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। अब यहाँ n का वैल्यू 2 और 4 हम नहीं ले सकते क्योंकि ये एक्साइटेड स्टेट है। याद रखो, देखो पहला जो लेवल होता है n इज इक्वल टू 1, इसे कहते हैं हम ग्राउंड स्टेट। इसे क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। देन ये होगा हमारा n इज इक्वल टू 2, दैट इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। देन इसके ऊपर आएगा n इज इक्वल टू 3, दैट इज सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए n का वैल्यू क्या होगा, 3। देन ये होगा हमारा थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ये होगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट, और n इज इक्वल टू 5 होगा फॉर फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। तो जब भी एक्साइटेड स्टेट आएगा तो n का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा क्योंकि ग्राउंड स्टेट को हम कैलकुलेट नहीं करते। तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। तो ये समझ में आ गया। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, फॉर हाइड्रोजन एटम द एनर्जी रेडिएशन इमिटेड इन द ट्रांजिशन फॉर फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। तो ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ पे हो रहा है, कहाँ, फोर्थ या सेकेंड पे हो रहा है, सेकेंड पे हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हो रहा है। तो अब एनर्जी डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो फॉर फोर्थ एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 आएगा। एंड फॉर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 3 आएगा। तो हमें क्या फाइंड करना है, एनर्जी डिफरेंस E5 माइनस E3, E5 माइनस E3 हमें फाइंड आउट करना है। तो अब ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज E1 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी होती है, E1 इज इक्वल टू माइनस 13.6 या फिर हम 13.6 ले सकते हैं। इसको मॉड में लेना है तो 13.6 हम ले सकते हैं। और माइनस E3 की एनर्जी E1 3 स्क्वायर। अब E1 का वैल्यू हमें पता है कितना है, E1 का वैल्यू 13.6, तो ये बाहर आ जाएगा 13.6, 1/25 माइनस 1/9। वन अपॉन 25 एंड 1/9। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.967 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी का डिफरेंस 0.967 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो आंसर हमारा सी है वो आंसर क्या आएगा, करेक्ट आएगा इस केस में। ठीक है, तो एनर्जी डिफरेंस फाइंड आउट करना था। सिंपली एनर्जी डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे। E1 का वैल्यू हमें पता है n स्क्वायर, इसके नीचे भी n स्क्वायर, दोनों को डिफरेंस ले लिया तो हमें वैल्यू मिल गया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट सम पे। अब वापस एनर्जी डिफरेंस वाला प्रॉब्लम है, सेम है, इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा है। सम एनर्जी लेवल्स ऑफ मॉलिक्यूल आर शोन इन द फिगर, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ R is equal to lambda 1 by lambda 2 is given by lambda 1 by lambda 2 is given by। चलो अब हमें एनर्जी डिफरेंस फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा। तो अब एनर्जी डिफरेंस, चेंज इन एनर्जी, जो फॉर्मूला अप्लाई होगा दैट इज Hc बाय लैम्बडा। कौन सा फॉर्मूला है, Hc बाय लैम्बडा। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, लैम्बडा। देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू Hc डिवाइडेड बाय डेल्टा E, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी। तो पहला है फॉर लैम्बडा 1, फॉर लैम्बडा 1 Hc, चेंज इन एनर्जी कहाँ से कहाँ जंप कर रहा है, -e टू द -2e, तो दोनों में डिफरेंस लेना पड़ेगा, e -2e, e -2e, तो ये कितना हो जाएगा, Hc डिवाइडेड बाय -e प्लस 2e, दैट इज Hc बाय e, क्या होगा, Hc बाय e।
ये आ गया पहला। देन फॉर लैम्बडा टू एच सी डिवाइडेड बाय माइनस, कहाँ से कहाँ जम कर रहा है, टू माइनस ई से माइनस 4/3 ई, -4/3 ई है। तो ये होगा एच सी -3e प्लस 4e/3। तो ये होगा 3 ऊपर चलेगा, 3hc डिवाइडेड बाय e, hc/e। ठीक है, 4 - 3e आ गया। अब डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, λ1/λ2, λ1/λ2 को डिवाइड करना है। सो देयरफॉर λ1/λ2, λ1 का वैल्यू hc/e डिवाइडेड बाय 3hc/e। तो hc/e कैंसिल, तो बच गया 1/3। तो रेशो कितना आएगा, b, r इज इक्वल टू 1/3, r इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो ऐसा डायग्राम दिया रहेगा, तो सिंपली आपको क्या करना है, माइनस करना है, एनर्जी का डिफरेंस लेना है। नेक्स्ट हमें हमारा ये इजी है, ये आप ऐसे भी बता सकते हो, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की स्पेक्ट्रल लाइन कितने होते हैं, 6, 8, 15 या इन्फिनिटी। ऑब्वियसली ये बढ़ता ही जाता है अप टू इन्फिनिटी। हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डायग्राम देखा है, n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करता है, देन ये क्लोज होते जाते हैं अप टू इन्फिनिटी जाता है n का वैल्यू। सो डी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। स्पेक्ट्रल लाइट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट हम हमें दिया गया है, दैट इज given the value of Rydberg constant is 10⁷ meter inverse, the wave number of the last line of the Balmer series in a hydrogen spectrum will be। अब आपको बाल्मर सीरीज के नंबर आपको पता होने चाहिए, इसलिए मैंने वो टेबल आपको लिख के दिया था बाल्मर सीरीज वाला। देखो यहाँ मैंने ये आपको बताया था, बाल्मर सीरीज कहाँ से स्टार्ट होता है, n इज इक्वल टू 2 टू लास्ट कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी। लास्ट कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी। और हमारा वेव नंबर का फॉर्मूला होगा n1 - n2। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन से सीरीज के लिए क्या अप्लाई होगा। अब हमें r का वैल्यू दिया गया है, r का वैल्यू हमें दिया गया है, r इज इक्वल टू कितना है वैल्यू, 10⁷ मीटर इनवर्स। देन हमें वेव नंबर फाइंड आउट करना है, वेव नंबर r इज इक्वल टू √1/n1² - 1/n2²। अब उन्होंने क्या कहा है, लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, द वेव नंबर ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। सो लास्ट लाइन के लिए हमें फाइंड आउट करना है। तो अब n1 इज इक्वल टू हियर बाल्मर सीरीज के लिए n1 इज इक्वल टू 2 एंड n2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, 1/∞ 0 आ जाएगा। तो बचेगा क्या, r का वैल्यू कितना है, 10⁷, 1/2² दैट इज़ 4, दैट इज़ 1/4 इज 0.25 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है, फर्स्ट, 0.25 इंटू 10⁷, ये करेक्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पे आते हैं। नेक्स्ट हम क्या कहा है, फॉर बाल्मर सीरीज, वंस अगेन बाल्मर सीरीज है, n1 इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा मेन। सो फॉर बाल्मर सीरीज वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन इज λ1 एंड फॉर ब्रैकेट सीरीज वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन इज λ2, देन रेशियो ऑफ λ1/λ2। तो दोनों के लिए सेम फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, सिर्फ बाल्मर सीरीज आपको पता होना चाहिए। वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन एंड फर्स्ट लाइन, दोनों का फर्स्ट लाइन देखो, बाल्मर सीरीज और लाइमन सीरीज हमें दिया गया है, ये देखो बाल्मर सीरीज फर्स्ट लाइन n1 इज इक्वल टू 2 एंड n2 इज इक्वल टू 3, और ब्रैकेट सीरीज n1 इज इक्वल टू 4 एंड n2 इज इक्वल टू 5। ये हमें याद रखना होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होगा λ1 और λ2 के लिए। सो फॉर्मूला है λ1/λ इज इक्वल टू r 1/n1² - 1/n2²। ठीक है, 1/n1
n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर फॉर बाल्मर सीरीज, फॉर बाल्मर सीरीज n1 इज इक्वल टू 2 एंड n2 इज इक्वल टू 3। फर्स्ट लाइन है ना, तो दोनों पुट करेंगे हम 1 अपॉन लैम्बडा 1 जिसे कहेंगे 1 अपॉन लैम्बडा 1 इज इक्वल टू आर 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 9। सो 9 माइनस 4 कितना आएगा 5r, ये आएगा लैम्बडा 1। देयरफॉर लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 36/5r, 36/5r। ठीक है। सिमिलरली अब आएगा किसके लिए, ब्रैकेट सीरीज के लिए हम आएंगे। ब्रैकेट सीरीज ब्रैकेट सीरीज 4 और 5, n1 इज इक्वल टू 4 एंड n2 इज इक्वल टू 5। तो सेम 1 अपॉन लैम्बडा 2 इज इक्वल टू आर 1 अपॉन 4 स्क्वायर 16 माइनस 1 अपॉन 25। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे अब 25 माइनस 16, तो ये आएगा 400। ठीक है, कितना आएगा 400। ठीक है, तो ये होगा लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 400/9r, 400/9r। अब दोनों को डिवाइड करेंगे हम, लैम्बडा 1 बाय लैम्बडा 2, देयरफॉर लैम्बडा 1 बाय लैम्बडा 2, लैम्बडा 1 का वैल्यू 36 डिवाइडेड बाय 5r डिवाइडेड बाय 400 9r, कट हो जाएगा 36/5 9/400 9/400। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा नियर अबाउट 0.162। कितना आएगा 0.162। तो आंसर जो हमारा बी है वो करेक्ट है 0.162। आते हैं हमारे लास्ट प्रॉब्लम पे। द हाफ लाइफ ऑफ ट्रिटियम इज 12.5 years. What mass of tritium of initial mass 64 mg will be remain undecay after 50 years? After 50 ईयर। तो हमें हाफ लाइफ पीरियड दिया गया है ट्रिटियम का। हाफ लाइफ पीरियड मीन्स कैपिटल टी हमें दिया गया है 12.5 ईयर्स और टाइम दिया गया है 50 ईयर्स। 50 ईयर्स के बाद कितने अनडिके एलिमेंट ट्रिटियम के बचेंगे, और इनिशियल मास हमें दिया गया है। इनिशियल मास हमें दिया गया है तो हम कहते हैं हमें m0 दिया गया। m0 इज इक्वल टू 64 mg दिया गया है, 64 mg दिया गया है। तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे m अपॉन m0 वाला। m अपॉन m0 इज इक्वल टू m अपॉन m0 इज इक्वल टू 1/2 हाफ रेस टू t बाय कैपिटल T, t बाय कैपिटल T। अब वैल्यू पुट करो हमारे m0 का वैल्यू हमारा 64 mg 1/2, t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू है हमारे पास 50 डिवाइडेड बाय 12.5। तो ये आ जाएगा 4 1/2 रेस टू 4। तो ये आएगा 16 1/16। देयरफॉर m इज इक्वल टू
m इज इक्वल टू 1/16 इंटू 64 टू 64, तो आंसर क्या आएगा? देयरफॉर m इज इक्वल टू 4 मिलीग्राम। तो हमारा जो डी आंसर है 4 मिलीग्राम वो करेक्ट होगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ मास, नंबर ऑफ एलिमेंट के या नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ पार्टिकल, तो हमें पता है n/n0। सेम फॉर्मूला मास के लिए m/m0 1/2, हाफ लाइफ पीरियड इसलिए 1/2 आया है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो यहाँ हमारा एटम न्यूक्लियाई वाला रिवीजन एंड PYQs ख़त्म होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।